नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त होंगे। आज की शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की हमेशा की तरह सुर्खियों के साथ। आइए। कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा स्थित भद्रनमाली गांव में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। यह कोल इंडिया का पारंपरिक कोयला व्यवसाय से हटकर स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम का हिस्सा है। ठीक है, कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है बच्चों गुजरात के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रूकॉलर द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में स्पैम से सबसे अधिक प्रभावित जो लिस्ट है उस पर 5वें स्थान पर, और पहले जो पोजीशन पर है वो है इंडोनेशिया। जो स्पैम कॉल जो आती हैं, जो मतलब कि जो अनरिलेटेड या रिलेवेंट कॉल्स जो आती हैं, उसमें भारत 5वीं पोजीशन पर रहा है। और रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है ट्रूकॉलर ने। और नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल किस देश पर आती है? वो आती है इंडोनेशिया पर। आओ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल को 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स के दक्षिण एशियाई क्षेत्र खिताब से सम्मानित किया गया है। उन्हें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान तथा छात्रों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मान मिला है। भारत सरकार ने प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का स्थान लिया है, जिन्हें प्रसार भारती का नया चेयरमैन बनाया है। ठीक है ना, ये बातें हमने पिछले दिनों पढ़ा था गीतकार प्रसून जोशी के बारे में। अब उनका स्थान किसने लिया है? शशि शेखर वेम्पति ने। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अनादर करना है, दंडनीय अपराध है। अधिनियम 1971 के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय प्रतीकों को जलाता हुआ, फाड़ता हुआ, विकृत करता हुआ मिलता है या मौखिक रूप से लिखित रूप से, उसे 3 वर्ष की जेल तथा भारी जुर्माना दंडित किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हमारे फ्लैग हुआ, राष्ट्रगान हुआ, जब इन प्रतीकों को, भारत के प्रतीकों का कोई अनादर करता है या इनको फाड़ता है या मौखिक तौर पर इनके लिए बुरा बोलता है तो उसके लिए वो दंडनीय अपराध है। 2026 के कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित होगी। तिथि कौन सी है? 27 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक होगा। और दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्य संपन्न होगा। एडोम ने हाल ही में मनोज नागपाल को भारत में अपने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर और शेयर्ड सर्विसेज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। एडोम में शामिल होने से पहले वह ओपन टेक्स्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया है। इस वृद्धि के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से कितनी हो गई? अभी 37 हो गई है। कैसे होगा? 37 तो न्यायाधीश रहेंगे और 1 रहेगा मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल मिला के जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? तो वो हो जाएगी 38। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारी बोझ को कम करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जल्दी से, हमारे देश में लाखों केस पेंडिंग हैं, उनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए ये फैसला भारतीय सरकार ने लिया है। हाल ही में बालिकातन युद्ध अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित किया गया है। इस वार्षिक सैन्य अभ्यास का समापन हाल ही में हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त रक्षा तैयारियों को मजबूत करना है। आओ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोल इंडिया ने कहां 100 मेगावाट के सौर परियोजना की शुरुआत की है? कोल इंडिया ने। किसने शुरुआत की है बच्चों? कोल इंडिया ने। कोल इंडिया ने शुरुआत की। कितना? 100 MW 100 मेगावाट प्लांट लगाया गया है। सौर परियोजना शुरुआत की गई है। ठीक है ना। सौर परियोजना कहाँ पर प्रयास किए गए हैं या प्रारंभ की गई है, ये हमसे पूछा जा रहा। तो इसका प्रारंभ किया गया है गुजरात में। कहाँ पे प्रारंभ की गई है बच्चों? ये योजना गुजरात में प्रारंभ की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्या है ये? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में 31 मार्च 2026 से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू करने की घोषणा की है। कहाँ पे की है बच्चों? गुजरात में की है।
कहाँ प्रारंभ की है? गुजरात में की है। चलो आओ गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात का जो गठन होता है बच्चों 1 मई 1960 में हुआ था। भाषा के नाम पर बना एक राज्य था और जब उसकी राजधानी जो रहती है वो थी बच्चों अहमदाबाद। और 1970 में राजधानी किसको बनाया जाता है? तो राजधानी बनाया जाता है गांधीनगर को। राजधानी किसको बनाया जाता है? तो गांधीनगर को बनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम कौन है बच्चों? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें अपन को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीटें कितनी है? 26। मैंने बोला था राजस्थान से एक एक बढ़ा दो, लेकिन यहाँ लोक विधानसभा की सीटें कम हैं इस कंपैरिजन में, क्योंकि राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें वो हैं 200 और लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन, यहाँ पे मूंगफली, तंबाकू और जीरा गुजरात शीर्ष पे आता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान और झीलें कौन सी? गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, काकरिया लेक है, खिजड़िया लेक है। और राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है हमें गिर नेशनल पार्क। ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ पे प्रारंभ किया जा रहा है? तो ग्रीन मेथनॉल जो प्लांट है, मेथनॉल प्लांट कहाँ आयोजित किया जा रहा है, मतलब लगाया जा रहा है? वो गुजरात में। भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली गुजरात में शुरू की जा रही है। MLF क्या था? जैसे टोलिंग पे ये बिना रुके गाड़ी जब आ रही होगी ना, जैसे ही क्लोज आएगी ऑटोमेटिक ये कट जाएगा, गाड़ी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये या तो स्कैनर से या नंबर से सीधा की सीधा ऑटोमेटिक टोल डिडक्ट हो जाएगा। ये प्रणाली है। ठीक है। ये प्रारंभ किसने की है? तो प्रारंभ की है नितिन गडकरी ने। प्रारंभ किसने की है बच्चों? नितिन गडकरी साहब ने इसको प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए DNA की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र धोलेरा को मंजूरी दे दी गई है। आर्थिक क्षेत्र के लिए किस क्षेत्र को मंजूरी दी गई है? तो धोलेरा को ये मंजूरी दे दी गई है गुजरात के अंदर। नास्ती AI नामक टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी कर दी है। तो आज अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो जो गुजरात के हाईकोर्ट होगा वो AI का यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ट्रू कॉलर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ट्रू कॉलर। आपने अपने फ़ोनों में देखा होगा बच्चों ट्रू कॉलर। आप अभी अपने फ़ोन को चेक करेंगे तो मैं अपने फ़ोन को चेक करता हूँ, जैसे मैं आपको फ़ोन मेरा दिखाता हूँ। ठीक है। तो जैसे इस फ़ोन में अपन देखेंगे तो इसमें ट्रू कॉलर अपने को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ट्रू कॉलर अपने को देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबके फ़ोन में ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है ट्रू कॉलर मिलना। हाँ ये रहा। जैसे ये ट्रू कॉलर आपको दिख रहा होगा, तो ये ट्रू कॉलर है। तो इसने, ये कंपनी है, इसने क्या किया? एक रिपोर्ट जारी की है। इसने क्या किया बच्चों? रिपोर्ट जारी की है ट्रू कॉलर ने, और इसने कहा है कि स्पैम कॉल विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पे जो रहा है वो इंडोनेशिया रहा है। अब स्पैम कॉल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। स्पैम कॉल का मतलब है बच्चों अनावश्यक, कंपनीज के जैसे कॉल आना, अनावश्यक लगातार कॉल आना, अनावश्यक लगातार कॉल आना। ठीक है ना। टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे रहा है बच्चों इंडोनेशिया। अब अगर आपसे पूछ ले कि भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत की पोजीशन है बच्चों, भारत जो पोजीशन पे रहा है वो 5th पोजीशन पे रहा है। ठीक है ना। भारत की पोजीशन कौन सी रही है? भारत की ट्रू कॉलर के द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की पोजीशन रही है स्पैम कॉलों में 5वें नंबर पर रही है। और पहले नंबर पे कौन रहा है? तो इंडोनेशिया रहा है। पहले नंबर पे कौन रहा है बच्चों? इंडोनेशिया रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पहले पे कौन है? इंडोनेशिया है। दूसरे पे कौन है? भारत है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है। प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के क्या है बच्चों? राष्ट्रपति हैं। ये दुनिया का 4था सबसे अधिक आबादी वाला देश है
और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भी देश है। सर्वाधिक पाकिस्तान नहीं, इस पाकिस्तान से भी ज़्यादा अधिक आबादी कहाँ पे है बच्चों? पाकिस्तान से भी अधिक आबादी है इंडोनेशिया। मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है और दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला ये देश है। ठीक है, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला चौथा स्थान इसका आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है, दूसरे पे भारत आता है, तीसरे पे और चौथे पे कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया आता है। ये हम याद ही हमको यहाँ से रखने हैं पॉइंट। क्लियर है? आओ ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सब द्वीप भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं इंडोनेशिया में। ठीक है ना। निकल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर आता है। निकल सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलता है? तो निकल जो मिनरल है वो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में निकाला जाता है। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। मैं आपसे यहाँ से स्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट करंट लेवल वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके आने वाली है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जब आप एग्जाम देके आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन मैच करवा दूंगा। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आपको कंटिन्यू क्लास देखनी है, लास्ट तक क्लास देखनी है। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किसमें हुआ है बच्चों? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये बात ध्यान रखना। 9वीं सदी के ब्रह्मन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई। जहां विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है वहां एक मंदिर बनाने की पहल करना ये इंडोनेशिया को सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ावा देता है और ये सभी धर्मों को एकता होने का और धर्म पर बातचीत करने का एक मौका भी देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इंडोनेशिया में 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया पर हो चुका है और इंडोनेशिया पर भी हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या कराया? इसने नाम दर्ज कराया है। ठीक है ना। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा ही भूस्खलन हुआ है हाल ही में। इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर एंड फंड में शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर बच्चों किए हैं। ये बात ध्यान रखना। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर, ठीक है ना, अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया सोमा मंडल जी को। सोमा मंडल जी को सम्मानित किया गया है। ये बात आपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आओ और इनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अवार्ड्स के बारे में बात जानते हैं। सबसे पहले एन चंद्रबाबू नायडू मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किए गए हैं चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू हैं कौन? ये आंध्र प्रदेश के सीएम है बच्चों। ये कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है। आंध्र प्रदेश के क्या है? ये सीएम है। ठीक है। पवन कल्याण यहाँ के कौन है? डिप्टी सीएम है, पवन कल्याण। ठीक है ना। और तमिलनाडु के नए सीएम कौन बनने वाले हैं? तो तमिलनाडु के नए सीएम बनने वाले हैं विजय थालापति। आप देखो एक तरफ पवन कल्याण फिल्म स्टार हैं और विजय थालापति, विजय थालापति। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एन अलीम यूसुफ एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किए गए हैं। ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। साध्वी सतीश शेल को मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने, ठीक है, और सयानी गुप्ता ने अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड जीते हैं। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। और मैं इसको कल भी चीज़ बता रहा था, आपको याद हो तो इस पर स्टार बना लो भैया। इस पर क्या बनाना है? स्टार बना लो। सयानी गुप्ता हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द अवार्ड 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन CBFC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शशि शेखर वेम्पति, प्रसून जोशी चुने गए थे। ठीक है। इसके बाद CBFC का अध्यक्ष, CBFC का जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं बच्चों? वो शशि शेखर वेम्पति। वॉइस क्लियर है ना सभी बच्चों को?
ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आओ, नए अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति और इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल का। संबंधित मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका बच्चों? मुंबई में है। रोहित जैन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? रोहित जैन। अनुग्रह नारायण दास सीजीडीए रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर विराजमान है। ठीक है ना। अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सरस्वती सम्मान 2025, सरस्वती पुरस्कार 2025 को किसे सम्मानित किया गया है? राम कुमार जी को सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? सरस्वती सम्मान से। सबसे कीमती फ्रेंचाइजी हालिया मूल्यांकन के अनुसार आरसीबी रही है आईपीएल के दौरान। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान विवरण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध है? गाय, राष्ट्रपति, वंदे मातरम गीत। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाले। राष्ट्र के जो गौरव है, राष्ट्र के गौरव प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह जिसमें फ्लैग रहा, नेशनल एंथम रहा, नेशनल एंथम। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है, इनको क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, फाड़ता है या गलत लैंग्वेज का यूज करता है, गलत भाषा का यूज करता है, तो उस पर केस कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर भारी जुर्माना लग सकता है बच्चों। उस पर क्या हो सकता है? भारी जुर्माना लग सकता है। लगेगा, लग सकता नहीं, भारी जुर्माना लगेगा। 3 वर्ष या उससे अधिक कारावास हो सकता है, कारावास हो सकता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी आंसर हमारा हो जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 एक्ट कौन सा है? 1971। इस अधिनियम के तहत मूल रूप से राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, इस भारतीय संविधान का अपमान या अनादर करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। नया संशोधन क्या किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत वंदे मातरम में राष्ट्रीय गीत का अपमान करना, इसे गाने में बाधा डालना। अगर जैसे आपसे ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो वंदे मातरम नहीं गाते हैं, अब उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। इसके स्रोत, इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों? आनंद मठ से लिया गया। किसे? वंदे मातरम को लिया गया। हाल ही में इसकी 150वीं वर्षगांठ थी। 150वीं वर्षगांठ थी। यह निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में इसके 6 पद गाए जाएंगे। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के भाग 4 में तहत मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A में ये आता है। किस में आता है मैं आपको बता देता हूँ किस अनुच्छेद में आता है। 51A में ये आता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात करता है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं था। नया संशोधन इसमें कदम है। तो पहले क्या था कि जो नेशनल सिंबल्स थे उसमें राष्ट्रगीत का नाम नहीं था, क्लियर तौर पे नहीं था। अब शामिल कर लिया गया और सारी जानकारी आपके सामने मौजूद है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026 कहाँ आयोजित होगी? ठीक है ना। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026, टेबल टेनिस 2026 कहाँ आयोजित होगी बच्चों? वो होगी आयोजित दिल्ली में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कहाँ आयोजित होगी? दिल्ली में होगी। कब होगी मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ आयोजित होगी? दिल्ली में होगी। त्यागराज स्टेडियम में होगी। 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के मध्य होगी। 35+ देश इसमें शामिल होंगे। यह चैंपियनशिप पहली बार 1971 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। ठीक है। और प्रतियोगिता हर 2 साल में होती है। ये प्रतियोगिता कितने सालों में होती है? प्रत्येक 2 सालों में होती है। पिछला संस्करण 2019 में कटक ओडिशा में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते थे। प्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन में शुरू हुआ था और भारत का पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने 1958 में जिताया था। मिल्खा सिंह ने कब जिताया था? 1958 में पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जिताया था। पहली महिला कौन थी? रूपा उन्नाकृष्णन। ठीक है। आगामी ग्लासगो में होंगे 2026 और 2030 में अहमदाबाद में होंगे। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। आगामी आयोजन की बात करें, अन्य आगामी खेल चैंपियनशिप
मास्टर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 सिराचा थाईलैंड में प्रसारित होगी। तैराकी, योग, ये सारे गेम्स होंगे इसमें। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। हाल ही में एडोब ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ग्लोबल डिलीवरी सेंटर, ठीक है, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गए हैं। बच्चों इसके ध्यान रखना, उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सारे याद रखना, मनोज नागपाल जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? मनोज नागपाल जी को नियुक्त किया गया है, ये बात ध्यान रखना। मनोज नागपाल को भारत में अपने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शेयर सर्विसेज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन है? डॉक्टर जारेम आमिया। ये स्टार बना लो, ये मैं बार बार क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जो फैक्ट हैं, ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट हैं। भारत खेड़ा ने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। रोहित जैन RBI के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। अनुराग नारायण दास ने रक्षा लेखा महानिरीक्षक का कार्यभार संभाला है। एम्स के जो अंतरिम निदेशक होंगे वो कौन होंगे? निखिल टंडन जी होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने क्या कहा है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा दी है। जजों की संख्या बढ़ा दी है। पेंडिंग जो केस पड़े हैं, पेंडिंग केस तथा जजों को थोड़ा आराम मिले, ठीक है। मेन तो यह है कि बहुत सारे पेंडिंग केस पड़े हैं, उनके सुलझाने के लिए किया गया है, तो संख्या बढ़ा दी गई है। पहले की संख्या कितनी थी? 34, कितनी ऐड कर दी है? 3, तो अभी कितने हो गए हैं? 37। इनके अलावा एक व्यक्ति कौन रहेगा? चीफ जस्टिस रहेगा, CJI। तो अभी संख्या कितनी हो गई है? 37। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता PM ने की थी। न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव आया है। बिल कौन सा? 2026 अमेंडमेंट किए गए 1956 के एक्ट के। ओरिजिनल एक्ट कौन सा है? 1956 है, और अभी एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए वो 2026 में किए गए हैं। त्वरित न्याय करने के लिए, जल्दी से न्याय दिलाने के लिए किया गया है। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है, ये बात ध्यान रखने वाली बात। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन सा है? 124 है। मूल संविधान 1950 में एक वो चीफ वो जज कितने थे? 7 थे, एक चीफ जस्टिस था, तो टोटल मिला के कितने थे? 8, ठीक है। जब वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें, वर्तमान में कितने थे? 33 + 1, तो टोटल कितने थे? 34। अभी अमेंडमेंट के बाद कितने हो गए? थर्ड CJI कौन है? सूर्यकांत जी हैं, और उनके अलावा कितने हो गए? टोटल 38 हो गए। आपको क्लियर हो गया ये? ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं सेवानिवृत्ति के लिए क्या होना चाहिए? 65 वर्ष की आयु, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी कार्यकाल पूरे हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातिन 2026 का युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो यह अमेरिका और किस बीच बलिकातिन युद्ध अभ्यास भारत नहीं, अमेरिका और फिलीपींस के मध्य आयोजित किया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलीपींस मनीला यहाँ की राजधानी है, पैसो यहाँ का क्या है? मुद्रा है, और फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर इसके क्या है बच्चों? राष्ट्रपति हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके हमने आज तक के क्वेश्चनों की चर्चा की। वीडियो अच्छा लगी तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।